जाह्नवी। कहानी लेखक जैनेन्द्र कुमार। आज तीसरा रोज है। तीसरा नहीं, चौथा रोज है। वह इतवार की छुट्टी का दिन था। सवेरे उठा और कमरे की बाहर की ओर झांका तो देखता हूँ मोहल्ले के एक मकान की छत पर काऊ काऊ करते हुए कौओं से घिरी हुई एक लड़की खड़ी है। खड़ी खड़ी बुला रही है, काऊ 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 आओ। कौवे बहुत काफी आ चुके हैं, पर और भी आते जाते हैं। वे छत की मुंडेर पर बैठ अधीरता से पंख हिला हिलाकर बेहद शोर मचा रहे हैं। फिर भी उन कौवों की संख्या से लड़की का मन जैसे भरा नहीं है। बुला ही रही है, काऊ 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 आओ। देखते देखते छत की मुंडेर कौवों से बिल्कुल काली पड़ गई। उनमें से कुछ अब उड़ उड़कर उसकी धोती से आ टकराने लगे। कौवों के खूब आ घेरने पर लड़की मानो उन आमंत्रित अतिथियों के प्रति गाने लगी, कागा चुन चुन खाइयो। गाने के साथ उसने अपने हाथ की रोटियों में से तोड़ तोड़कर नन्हे नन्हे टुकड़े भी चारों ओर फेंकने शुरू किए। गाती जाती थी, कागा चुन चुन खाइयो। वह मग्न मालूम होती थी और अनायास उसकी देह थिरक कर नाच सी जाती थी। कौवे चुन चुन खा रहे थे और वह गा रही थी, कागा चुन चुन खाइयो। आगे वह क्या गाती है, कौवों की काऊ काऊ और उनके पंखों की फड़फड़ाहट के मारे साफ सुनाई ना दिया। कौवे लपक लपक कर मानो छूटने से पहले उसके हाथों से टुकड़ा छीन ले रहे थे। वे लड़की के चारों ओर ऐसे छा रहे थे मानो वे प्रेम से उसको ही खाने को उद्यत हों, और लड़की कभी इधर कभी उधर झुककर घूमती हुई ऐसे लीन भाव से गा रही थी कि जाने क्या मिल रहा हो। रोटी समाप्त होने लगी। कौवे भी यह समझ गए। जब अंतिम टुकड़ा हाथ में रह गया तो वह गाती हुई उस टुकड़े को हाथ में फहराती हुई जोर से 2-3 चक्कर लगा उठी। फिर उसने वह टुकड़ा ऊपर आसमान की ओर फेंका, कौवों खाओ कौवों खाओ। और बहुत से कौवे एक ही साथ उड़कर उसे लपकने झपटे। उस समय उन्हें देखती हुई लड़की मानो आनंद में चीखती हुई सी आवाज में गा उठी, दो नैना मत खइयो पियो मिलन की आस। रोटियां खत्म हो गई। कौवे उड़ चले। लड़की एक एक कर उनको उड़कर जाता हुआ देखने लगी। पल भर में छत कोरी हो गई। अब वह आसमान के नीचे अकेली अपनी छत पर खड़ी थी। आसपास बहुत से मकानों की बहुत सी छतें थीं। उन पर कोई होगा कोई ना होगा, पर लड़की दूर अपने कौवों को उड़ते जाते हुए देखती रह गई। गाना समाप्त हो गया था। धूप अभी फूटी ही थी। आसमान गहरा नीला था। लड़की के ओंठ खुले थे, दृष्टि स्थिर थी। जाने भूली सी वह क्या देखती रह गई थी। थोड़ी देर बाद मानो जागकर उसने अपने आसपास के जगत को देखा। इसी की राह में क्या मेरी ओर भी देखा भी हो, पर शायद मैं उसे नहीं दिखा था। उसके देखने में सचमुच कुछ दिखता ही था, यह मैं नहीं कह सकता, पर कुछ ही पल के अनंतर वह मानो वर्तमान के प्रति, वास्तविकता के प्रति चेतन हो आई। तब फिर बिना देर लगाए चट चट उतरती हुई वह नीचे अपने घर में चली गई। मैं अपनी खिड़की में खड़ा खड़ा चाहने लगा कि मैं भी देखूं कि कौवे कहां कहां उड़ रहे हैं और वे कितनी दूर चले गए हैं। क्या वे कहीं दिखते भी हैं? पर मुश्किल से मुझे तो एक ही कौवे दिखे। वे निरर्थक भाव से यहाँ बैठे थे या वहाँ उड़ रहे थे। वे मुझे मूर्ख और घिनौने मालूम हुए। उनकी काली देह और काली चोंच मन को बुरी लगी। मैंने सोचा कि नहीं, मैं अपनी देह इन कौवों से नहीं नुचवाऊंगा। छी, घुन घुन कर इन्हीं के खाने के लिए क्या मेरी देह है? मेरी देह और कौवे, छी। जान पड़ता है खड़े खड़े मुझे काफी समय खिड़की पर ही हो गया, क्योंकि इस बार देखा कि ढेर के ढेर कपड़े कंधे पर लादे वही लड़की फिर उसी छत पर आ गई है। इस बार वह गाती नहीं है। वहां पड़ी एक खाट पर उन कपड़ों को पटक देती है और उन कपड़ों में से एक एक को चुनकर फटक कर वही छत पर फैला देती है। छोटे बड़े उन कपड़ों की गिनती काफी रही होगी। वे उठाए जाते रहे, फटके जाते रहे, फैलाए जाते रहे, पर उनका अंत आता ना दिखा। आखिर जब खत्म हो गए
तो लड़की ने सिर पर आए हुए धोती के पल्ले को पीछे किया। उसने एक अंगड़ाई ली, फिर सिर को जोर से हिलाकर अनबंधे अपने बालों को छिटका लिया और धीमे धीमे वहीं डोलकर उन बालों पर हाथ फेरने लगी। कभी बालों को लट के सामने लाकर देखती, फिर उसी को लापरवाही से पीछे फेंक देती। उसके बाल गहरे काले थे और लंबे थे। मालूम नहीं उसे अपने इस वैभव से सुख था या दुख था। कुछ देर वह उंगलियां फेर फेर कर अपने बालों को इकट्ठा समेटकर झटपट जूड़ा सा बांध पल्ला सिर पर खींच वह नीचे उतर गई। इसके बाद मैं खिड़की पर नहीं ठहरा। घर में छोटी साली आई हुई है, इसी शहर के दूसरे भाग में रहती है और ब्याह ना करके कॉलेज में पढ़ती है। मैंने कहा, सुनो यहाँ आओ। उसने हंसकर पूछा, यहाँ कहाँ? खिड़की के पास आकर मैंने पूछा, क्यों जी, जानवी का मकान जानती हो? जानवी? क्यों, वह कहाँ है? मैं क्या जानता हूँ कहाँ है, पर देखो वह घर उसका तो नहीं है। उसने कहा, मैंने घर नहीं देखा, इधर उसने कॉलेज भी छोड़ दिया है। चलो अच्छा है, मैंने कहा और उसे जैसे तैसे टाला, क्योंकि वह पूछने ताछने लगी थी कि क्या काम है। जाह्नवी को मैं क्यों और कैसे जानता हूँ। सच यह था कि मैं रत्ती भर उसे नहीं जानता था। एक बार अपने ही घर में इसी साली की कृपा और आग्रह पर एक निगाह देखा था। बताया गया था कि वह जाह्नवी है और मैंने अनायास स्वीकार कर लिया था कि अच्छा वह जाह्नवी होगी। उसके बाद की सच्चाई यह है कि मुझे कुछ नहीं मालूम कि उस जाह्नवी का क्या बन गया और क्या नहीं बना, पर किसी सच्चाई को बहनोई के मुंह से सुनकर स्वीकार कर ले तो साली क्या, तिस पर सच्चाई ऐसी किनी रस। पर ज्यों त्यों मैंने टाला। बात बात में मैंने कहना भी चाहा कि तुम ऐसे ही जाह्नवी को जानती हो, ऐसे ही तुम साथ पढ़ती थी, कि जरा बात पर कह दी कि मालूम नहीं। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। इसके बाद सोमवार हो गया, मंगलवार हो गया और आज बुध भी होकर जा चुका है। चौथा रोज है। हर रोज सवेरे खिड़की पर दिखता है कि कौवे काँव काँव छीन झपट रहे हैं और वह लड़की उन्हें रोटी के टुकड़ों के मिस कह रही है, कागा चुन चुन खाइयो। मुझे नहीं मालूम है कि कौवे जो कुछ उसका खाएंगे उसे कुछ भी उसकी सोच है। कौवों को बुला रही है, कौवों आओ, कौवों आओ। सागरह कह रही है, कौवों आओ, कौवों आओ। वह खुश है कि कौवे आ गए हैं और वे खा रहे हैं। पर एक बात है कि जो कौवों जो तन चुनकर खा लिया जाएगा उसको खा लेने में मेरी अनुमति है। वह खा खूकर तुम सब निपटा देना, लेकिन ए मेरे भाई कौवों, इन दो नैनों को छोड़ देना, इन्हें कहीं मत खा लेना। क्या तुम नहीं जानते कि उन नैनों में एक आस बसी है जो पराये के बस है। वे नैना पीऊ की बाट में है। ए कौवों, वे मेरे नहीं हैं, मेरे तन के नहीं हैं, वे पीऊ की आस को बनाए रखने के लिए हैं, सो उन्हें छोड़ देना। आज सवेरे भी मैंने यह सब कुछ देखा। कौवों को रोटी खिलाकर वह उसी तरह नीचे चली गई। फिर छोटे बड़े बहुत से कपड़े धोकर लाई, उसी भांति उन्हें झटक कर फैला दिया। वैसे ही बाल छितराकर थोड़ी देर डोली, फिर सहसा ही उन्हें जूड़े में संभाल कर नीचे चली गई। जाह्नवी को घर में एक बार देखा था। पत्नी ने उसे खास तौर पर देख लेने को कहा था और उसके चले जाने पर पूछा था, क्यों, कैसी है? मैंने कहा था, बहुत भली मालूम होती है, सुंदर भी है, पर क्यों? अपने बिरजू के लिए कैसी रहेगी? बिरजू मेरा दूर के रिश्ते में भतीजा होता है, इस साल एमए में पहुंचा है। मैंने कहा, अरे ब्रजनंदन, वह उसके सामने बच्चा है। पत्नी ने अचरज से कहा, बच्चा है, 22 बरस का तो हुआ, 22 छोड़ 42 का भी हो जाए, देखा नहीं कैसे ठाठ से रहता है। यह लड़की देखो कैसी बस सफेद साड़ी पहनती है। बिरजू उसके लायक कहाँ है? यूं भी कह सकती हो कि वह बेचारी लड़की बिरजू की ठाठ के लायक नहीं है। बात मेरी कुछ सही कुछ व्यंग थी। पत्नी ने उसे कान पर भी ना लिया। कुछ दिनों बाद मुझे मालूम हुआ कि पत्नी जी की कोशिशों से जाह्नवी के माँ बाप से काफ़ी आगे तक बढ़कर बातें कर ली गई हैं। शादी के मौके पर क्या देना होगा,
क्या लेना होगा। एक एक कर सभी बातें पेशगी तय होती जा रही हैं। इतने में सारे किए कराए पर पानी फिर गया। जब बात कुल किनारे पर आ गई थी तभी हुआ क्या कि हमारे ब्रजनंदन के पास एक पत्र आ पहुंचा। उस पत्र के कारण एकदम सब चौपट हो गया। इस रंग में भंग हो जाने पर हमारी पत्नी जी का मन पहले तो गिरकर चूर चूर सा होता जान पड़ा, पर फिर वह उस पर बड़ी खुश मालूम होने लगी। मैं तो इन मामलों में अनावश्यक प्राणी हूँ ही। कानों कान मुझे खबर तक ना हुई, जब हुई तो इस तरह। पत्नी जी एक दिन सामने आ धमकी, बोली, यह तुमने जानवी के बारे में पहले से क्यों नहीं बतलाया? मैंने कहा, जानवी के बारे में मैंने पहले से क्या नहीं बतलाया भाई? यह कि वह कैसी है। मैंने पूछा, ऐसी कैसे? उन्होंने कहा, बनो मत, जैसे तुम्हें कुछ नहीं मालूम। मैंने कहा, यह तो कोई हाईकोर्ट का जज भी नहीं कह सकता कि मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन आखिर जानवी के बारे में मुझे क्या क्या मालूम है यह तो मालूम हो। श्रीमती जी ने अकृत्रिम आश्चर्य से कहा, बिरजू के पास खत आया है, सो तुमने कुछ नहीं सुना। आजकल की लड़कियां, बस कुछ ना पूछो। यह तो चलो भला हुआ कि मामला खुल गया, नहीं तो। क्या मामला? कहाँ, कैसे खुला और भीतर से क्या कुछ रहस्य बाहर हो पड़ा, सो सब बिना जाने में क्या निवेदित करता। मैंने कहा, कुछ बात साफ भी कहो। उन्होंने कहा, वह लड़की आशनाई में फंसी थी, पढ़ी लिखी सब एक जात की होती हैं। मैंने कहा, सबके जात बिरादरी एक हो जाए तो बखेड़ा टले, लेकिन असल बात भी तो बताओ। असल बात जाननी है तो जाकर पूछो उसकी महतारी से। भली समधिन बनने चली थी। वह तो मुझे पहले से दाल में काला मालूम होता था, पर देखो ना कैसी सीधी भोली बातें करती थी। वह तो देर क्या थी, सब हो ही चुका था, बस लगन मुहूर्त की बात थी। राम राम, भीतर पेट में कैसी कालिख रखे है मुझे पता ना था। चलो, आखिर परमात्मा ने इज्जत बचा ली। वह लड़की घर में आ जाती तो मेरा मुंह अब दिखाने लायक रहता। मेरी पत्नी का मुख किस प्रकार दिखाने लायक ना रहता, उसे क्या विकृति आ रहती, सो उसकी बातों से मैं समझ ना पाया। उसकी बातों में रस कई भांति का मिला, तथ्य ना मिला। कुछ देर बाद उन बातों से मैंने तथ्य पाने का यत्न ही छोड़ दिया और चुपचाप पाप पुण्य धर्म अधर्म का विवेचन सुनता रहा। पता लगने पर मालूम हुआ कि ब्रजमोहन के पास खुद लड़की यानी जानवी का पत्र आया था। पत्र मैंने देखा। उस पत्र को देखकर मेरे मन में कल्पना हुई कि अगर यह मेरी लड़की होती तो। मुझे यह अपना सौभाग्य मालूम नहीं हुआ कि जानवी मेरी लड़की नहीं है। उस पत्र की बात कई बार मन में उठी है और घुमड़ती रह गई है। ऐसे समय चित्त का समाधान उड़ गया और मैं शून्य भाव से हमें जो शून्य चारों ओर ढके हुए है उसकी ओर देखता रह गया हूं। पत्र बड़ा नहीं था, सीधे साधे ढंग से उसमें यह लिखा था कि आप जब विवाह के लिए यहाँ पहुंचेंगे तो मुझे भी प्रस्तुत पाएंगे, लेकिन मेरे चित्त की हालत इस समय ठीक नहीं है और विवाह जैसे धार्मिक अनुष्ठान की पात्रता मुझ में नहीं है। एक अनुगता आपको विवाह द्वारा मिलनी चाहिए, वह जीवन संगनी भी हो। यह मैं हूँ या हो सकती हूँ, इसमें मुझे बहुत संदेह है। फिर भी अगर आप चाहें, आपके माता पिता चाहें तो मैं प्रस्तुत हूँ। विवाह में आप मुझे लेंगे और स्वीकार करेंगे तो मैं अपने को दे ही दूंगी। आपके चरणों की धूली माथे से लगाऊंगी, आपकी कृपा मानूंगी, कृतज्ञ होंगी। पर निवेदन है कि यदि आप मुझ पर से अपनी मांग उठा लेंगे, मुझे छोड़ देंगे, तो भी मैं कृतज्ञ होंगी। निर्णय आपके हाथ में है, जो चाहे करें। मुझे ब्रजनंदन पर आश्चर्य आकर भी आश्चर्य नहीं होता। उसने दृढ़ता के साथ कह दिया कि मैं यह शादी नहीं करूंगा, लेकिन उसने मुझसे अकेले में यह भी कहा था कि चाचा जी, मैं और विवाह करूंगा ही नहीं, करूंगा तो उसी से करूंगा। उस पत्र को वह अपने से अलहदा नहीं करता है और देखता हूँ कि उस ब्रजनंदन का ठाट बाट आप ही कम होता जा रहा है। सादा रहने लगा है और अपने प्रति सगर्व बिल्कुल भी नहीं दिखता। पहले विजेता बनना चाहता था, अब विनयवत दिखता है और आवश्यकता से अधिक बात नहीं करता।
एक बार प्रदर्शनी में मिल गया तो मैं देखकर हैरत में रह गया। ब्रजनंदन एकाएक पहचाना भी न जाता था। मैंने कहा, ब्रजनंदन कहो क्या हाल है? उसने प्रणाम करके कहा, अच्छा है। वह मेरे घर पर भी आया। पत्नी ने उसे बहुत प्रेम किया और बहुत बहुत बधाइयाँ दी कि ऐसी लड़की से शादी होने से चलो भगवान ने समय पर रक्षा कर दी। जानवी नाम की लड़की की एक एक छिपी बात बिरजू की चाची को मालूम हो गई है। वह बातें, ओह कुछ ना पूछो बिरजू भैया, मुंह से भगवान किसी की बुराई ना करावे। लेकिन फिर कहा, भाई अब बहू के बिना काम कब तक हम चलाएं? तू ही बता, क्यों रे, अपनी चाची को बुढ़ापे में भी तू आराम नहीं देगा? सुनता है कि नहीं? ब्रजनंदन चुपचाप सुनता रहा। पत्नी ने कहा, और यह तुझे क्या हो गया है? अपने चाचा की बातें तुझे भी लग गई हैं क्या? ना ढंग के कपड़े, ना रीत की बातें। उन्हें तो अच्छे कपड़े लत्ते सोचते नहीं। तू क्यों ऐसा रहने लगा है रे? ब्रजनंदन ने कहा, कुछ नहीं चाची, और कपड़े घर पर रखे हैं। अकेले पाकर मैंने भी उससे कहा, ब्रजनंदन बात तो सही है, अब शादी करके काम में लगना चाहिए और घर बसाना चाहिए, है कि नहीं? ब्रजनंदन ने मुझे देखते हुए बड़े बूढ़े की तरह कहा, अभी तो उम्र पड़ी है चाचा जी। मैंने इस बात को ज्यादा नहीं बढ़ाया। अब खिड़की के पार इतवार को, सोमवार को, मंगलवार को और आज बुधवार को भी सवेरे ही सवेरे छत पर नित रोटी के मिसकौओं को पुकार पुकार कर बुलाने खिलाने वाली यह जो लड़की देख रहा हूँ, सो क्या जानवी है? जानवी को मैंने एक ही बार देखा है, इसलिए मन को कुछ निश्चय नहीं होता। कद भी इतना ही था, लावण्य शायद उस जानवी में अधिक था, पर यह वह नहीं है, जानवी नहीं है, ऐसी दिलासा मन को तनिक भी नहीं दे पाता हूँ। सवेरे सवेरे इतने कौवे बुला लेती है कि खुद दिखती भी नहीं, काले काले वे ही दिखते हैं और वे भी उसके चारों ओर ऐसे छीना झपट सी करते हुए उड़ते रहते हैं, मानो बड़े प्रेम से, बड़े स्वाद से चौंध चौंध कर उसे खाने के लिए आपस में बौदाबदी मचा रहे हैं। वह उनसे घिरी कहती है, कौओं आओ, कौओं आओ। जब वे आ जाते हैं तो गाती है, कागा चुन चुन खाइयो। और जब जाने कहाँ कहाँ के कौवे इकट्ठे के इकट्ठे काऊ काऊ करते हुए चुन चुन कर खाने लगते हैं और फिर भी खाऊं खाऊं करके उससे भी ज़्यादा मांगने लगते हैं, तब वह चीख मचाकर चिल्लाती है कि अरे कागा नहीं, ये दो नैना मत खाइयो, मत खाइयो, पियो मिलन की आस। देखने तथा सुनने के लिए सादर आभार एवं हार्दिक धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।